आज आधुनिक युग में चिकित्सा के क्षेत्र में हम बहुत आगे गए, पूरी दुनिया आगे गई है। और मैं इस माफ़ी के साथ कि मैं यहाँ बहुत देर में पहुँचा हूँ, मैं यहाँ ख़ास तौर से अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की पूरी बात सुनना चाहता था और कुछ बात सुनी। सीतामढ़ी से यहाँ पहुँचने में देर हो गई, इसलिए कि मैं सुनना चाहता था, इसलिए कि बिहार में जो परिवर्तन और जो प्रगति हुई है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो मेरी राय में असाधारण है। मैं यहाँ आने से पहले केरला में था। केरला की स्वास्थ्य सुविधाएं आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से वेस्टर्न यूरोप के साथ उसकी तुलना की जाती है। और पिछले कुछ वर्षों में बच्चों और महिलाओं से मुताल्लिक जो सुविधाएं हैं, उसमें केरला वेस्टर्न यूरोप से भी आगे निकल गया है। और अब वो केवल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से अब उसकी तुलना की जाती है। और 5.5 साल वहाँ बिताने के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार इस समय किसी भी तरह केरला से पीछे नहीं है। बिहार में रिमार्केबल, लेकिन होता है कि एक बार एक छवि बन जाए हमारी, तो उस छवि के चलते लोगों को बताइए भी, बिहार के लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को बताइए, तो वो थोड़ा मुश्किल से विश्वास करते हैं। मैं खुद 2 बार कोविड हुआ, तो उसके बाद पता चला, डॉक्टरों की ऐसी राय है जो मुझे बताया गया, कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, मतलब जिसका कोविड के रोगी को खुद नहीं पता था, लेकिन उसके शरीर में कहीं कोई कमज़ोरी थी, तो कोविड के बाद वो कमज़ोरी उभर कर सामने आ गई, जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो मुझे दांतों में बहुत दर्द हुआ वहीं, जब मैं केरला में था। और जब ट्रीटमेंट शुरू कराया, उसी बीच में अब मैं बिहार आ गया, तो फिर यहाँ भी कराया। तो मैं मरीज के नाते कह सकता हूँ कि बिहार सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, इनकी जो भी, मतलब मैं तो इनकी दिल खोल के प्रशंसा करूँगा, इसलिए कि जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वो अब हमारे अस्पतालों में मौजूद है। और निश्चित ही शायद थोड़ा बहुत समय और लगे, लेकिन निश्चित ही आज हम वहाँ हैं जहाँ बिहार के मरीजों को बाहर जाने की बहुत आवश्यकता नहीं रह गई। अपने यहाँ चिकित्सा सुविधाएं ऐसी पैदा हो गई। भारत में आज नहीं, प्राचीन काल से शरीर के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। धर्मार्थ कामा मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, या शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम। कोई भी, हमारा जोर किस चीज़ पे, हमारा आदर्श क्या, पुरुषार्थ किस लिए,
जीवन में कुछ लक्ष्य हैं वो प्राप्त करने के हैं, और उनमें कोई लक्ष्य, कोई आदर्श प्राप्त करना संभव नहीं है अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि नई नई बीमारियां आ गई। कोई बीमारी नई नहीं, पहले हमें उसकी जानकारी नहीं थी। असल समस्या, असल पीड़ा जो है वो अज्ञानता है। आज हमारे शोध, हमारे डॉक्टरों की मेहनत, शोध, अनुसंधान, अकेले डॉक्टर ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि इंजीनियर्स की जो इक्विपमेंट बना दिया है, जिससे डायग्नोसिस बहुत आसान हो गया है, वो हमारे इंजीनियरों के नए नए शोध। अस्पताल में जब हम जाते हैं तो एक्सरे की मशीन से लेके, और अब तो सुपर एक्सरे की मशीनें आ गई। हम इनके डॉक्टरों के, इन इंजीनियरों के हम बहुत इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हम इनके एहसानमंद हैं। और मैं तो कई दफ़ा, एक दफ़ा पहले भी कहा है कि भाई ये जो अस्पताल चलते हैं, इसमें आज जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जितना पैसा लगता है, वो हमें भी डॉक्टरों को फीस देनी होती है। लेकिन ये जो फीस हम डॉक्टरों को देते हैं, ये तो केवल उनकी शारीरिक जो मेहनत होती है उसके लिए, कुछ मान लीजिए कि उसके लिए हम देते हैं। उनकी जो करुणा का भाव होता है, वो जिस तरह हमारे बारे में चिंता करते हैं, जिस तरह वो हमारे मर्ज की तकलीफ को खुद महसूस करते हैं, हम कभी उनको कोई उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। हम हमेशा उनके ऋणी रहते हैं, हमेशा उनके ऋणी रहते हैं। और ये जिस कैंसर कॉन्क्लेव 2025, ये अब से कुछ साल पहले तो, और आज भी वो कहीं ना कहीं दिमागों में है कि पहले तो आदमी इसके लिए तैयार नहीं होता कि मैं जांच करा लूँ। इससे इतना वो व्यक्ति नहीं अकेला, पूरा परिवार डर जाता है। और अगर टाइम तो कम है, मुझे अभी एक स्वास्थ्य मंत्री जी को भी जाना है वहाँ पर, लेकिन मुझे अपना ही एक अनुभव है वो याद आ गया और मैं बताना चाहूँगा, बड़ा रुचिकर। मेरी एक रिश्ते की कज़िन बहन, उसका अलीगढ़ में रहती थी, उसके पति यूनिवर्सिटी में थे। उसका एक दिन फ़ोन आया 83 में, मैं केंद्र में राज्य मंत्री था, और वो अपने बच्चे को, उसके पति और बच्चा आए तो पता चला कि बच्चे को कैंसर डायग्नोस किया गया। और वो ज़माना वो था कि जब आम तौर से ये माना जाता था कि इलाज कोई है नहीं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उसका एडमिशन कराया, और 1 महीने में वो बच्चा, उसके सारे बाल उड़ गए कीमोथेरेपी होने में, और उसका चेहरा भी, 11-12 साल की उम्र थी बच्चे की, चेहरा भी उसका बस जो था वो लगता था कि उसे देख के घबराहट होती थी इंसान। फिर वो एक दिन मैं गया तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब जो इलाज कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं आऊँ तो ज़रा मुलाकात कर लो। डॉक्टर साहब ने कहा इस बच्चे में कुछ नहीं है,
इसको और तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए कीमोथेरेपी करके, इसको घर ले जाएं और इसको जो ये कहे उस तरह करें। लेकिन इंसान तो आसानी से स्वीकार नहीं करता। मैंने डॉक्टर साहब से कहा हम दोनों ही मिलकर समझाते हैं, और वो लोग चले गए लेकर। उसके चंद महीने के बाद उसका फ़ोन आया, मेरी जो एक कज़िन थी इसका, और उसने कहा कि उसकी तबीयत बेहतर हो रही। और तो मैं क्या ले क्या हो दिल्ली, तो डॉक्टर भी देख के ताज्जुब में आ गए। उन्होंने कहा था कि 4 से 5 हफ्ते ये बच्चा और चलेगा। लेकिन कोई मानता तो नहीं है ना, अगर कहीं कुछ भी नहीं होगा तो कहीं किसी की कोई तावीज़ गंडा कोई चीज़ कुछ करेगा। तो इनको तो पता चला कि लखनऊ में, मेरी उम्र भी तब कम ही थी, 83 में मैं 32 साल का था, तो मुझे भी उतनी चेतना नहीं थी। तो इन्हें पता चला कि मेरठ में कोई वैद्य है। ये वहाँ गए, उनका इलाज शुरू किया और वो बच्चा ठीक होता चला। और उसके बाद उसे ब्लड कैंसर था, और उसके बाद कोई 12-14 साल के बाद मेरी इस कज़िन का फ़ोन आया कि उसकी शादी है, तुम्हें ज़रूर आना। तो मैं गया। अब तब तक मुझे चेतना आ चुकी थी कि भाई ये तो वैद्य जी के पास अगर दवाई है तो क्यों नहीं हमारे जो आधुनिक संस्थाएं हैं उनको इसका पता चलना चाहिए और वो इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैंने उनसे पहले नहीं लिया पता, हालांकि मुझे ये पता चल गया था कि वो उसकी तबीयत बेहतर हो रही, तब नहीं लिया। जब उसकी शादी हुई उस मौके पे मैंने वैद्य जी का पता लिया, और मैंने मेरठ के डीएम को फ़ोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ मेरठ, ज़रा वैद्य जी से मेरी मुलाकात करा दी। अब मैं मेरठ पहुँचा तो डीएम ने बताया मुझे, उन्होंने कहा कि साहब वैद्य जी की तो डेथ हो गई 4-5 साल पहले। फिर मैं उनके घर गया, मतलब जहाँ रहते थे मैं वहाँ गया कि साहब बेटा तो उनके कोई था नहीं। मतलब हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई एक ज़माने में, जहाँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे पहले भी हमारे पास लोगों को जो ज्ञान था उसमें इन चीज़ों की इलाज थी, लेकिन एक बड़ी ख़राब परंपरा बनी जहाँ हमने ज्ञान को छुपाना शुरू कर। और उसी के लिए हमारे स्वामी रंगनाथनंद जी ने अपने एक भाषण में कहा कि हम तो माँ सरस्वती के उपासक थे, तो ज़ुबानी तो उपासना हम करते रहे, पर हम खलनायक बन गए क्योंकि हमने ज्ञान को छुपाना शुरू किया। सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। अगर कोई जिसके पास कोई ज्ञान है और वो उसको दूसरों को नहीं बताता तो फिर वो उपासक नहीं रहता, वो फिर खलनायक बन जाता है। तो हम उस रास्ते पे हैं जहाँ हम नवाचार भी है, नया अनुसंधान भी है, शोध भी है। और ये बीमारी जिसको सिर्फ 2-3 दशक पहले तक हम ये समझते थे कि इसका कोई उपचार संभव नहीं है, आज हमारे डॉक्टरों ने एक तरह से सिद्ध कर दिया कि नहीं, इसका इलाज संभव है। और जैसे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि एक चेतना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ इसमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हम जाके अपने जांच करा लें, हमें पहले से पता चल जाए, फिर इलाज ठीक से हो जाए। और ये जो आपने बताया कि बच्चियों को सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया, ये तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। और मुझे तो प्रथम नागरिक होने के नाते बिहार का इस पर बहुत गर्व है कि बिहार में ये कार्यक्रम लागू किया गया। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को, इसमें भाग लेने वालों को
अपनी सारी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चंद सालों में इस बीमारी को लेकर ऐसी व्यवस्था बिहार में बना दी जाएगी जहां सब रोगियों का इलाज बिहार के अस्पतालों में ही हो सकेगा और किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।